हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो जानकारी देंगे वो है लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस के क्या चीज़ है, ये किस कारणों से होती है, इनकी क्या बहुत अच्छी बेस्ट मेडिसिन जो होम्योपैथी में टॉप मोस्ट जो मेडिसिन हैं, इस सारे मैटर्स पे आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, लैरिंजाइटिस जो है, लैरिंजाइटिस जानने से पहले लैरिंग्स क्या है ये जानना जरूरी है। लैरिंग्स जो है हमारे जो आवाज़ का जो वॉइस बॉक्स होता है वो लैरिंग्स कहलाता है। ये हमारे गले में पाया जाता है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कार्ड्स के समान रचना पाई जाती है जिनको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। ये जो वोकल कॉर्ड्स है इनका कंट्रोल जो अपने नेक में जो मसल्स पाई जाती है उनके द्वारा होता है, जिसकी सहायता से हम धीमा बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं, गाना गा सकते हैं। ये सब हमारा जो कार्य जो है पॉसिबल होता है वोकल कॉर्ड्स के जरिए या लैरिंग्स के जरिए। जब इस वोकल कॉर्ड्स में या लैरिंग्स में या वॉइस बॉक्स में जब सूजन आ जाती है तो ये कंडीशन जो कहलाती है लैरिंजाइटिस कहलाती है। अब लैरिंजाइटिस के क्या क्या कारण हैं, अगर अपन ये देखें कि लैरिंजाइटिस और अधिकतर किन लोगों को अधिक मिलता है अपने को, तो लैरिंजाइटिस के कारणों में सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है जो लैरिंजाइटिस अगर जिनको हो रहा है तो वो इन्फेक्शन ही रहती है। वेदर चेंज होता है या बैक्टीरियल वायरल जो इन्फेक्शन रहते हैं जो कि अपने पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण के लैरिंजाइटिस हो जाता है। गला बंद हो जाता है, गले से आवाज नहीं निकलती, कई लोग बोलते हैं गला चोक हो गया, ये कंडीशन लैरिंजाइटिस कहलाती है। तो ये एक तो कारण इसका इन्फेक्शन हो गया, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो। सेकेंड कॉज में देख रहे हैं ऐसे लोग जो कि बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग के कारण या फिर बहुत पॉल्यूटेड एयर में अगर आना जाना है तो ये पॉल्यूटेड एयर के कारण भी अपने को जो गले में चोकिंग जो फीलिंग होती है तो लैरिंजाइटिस का एक कारण ये बनता है। और नेक्स्ट कारण अगर अपन देख रहे हैं कि बहुत अधिक अपनी आवाज का मिसयूज करना, जैसे कि बहुत जोर जोर से कई लोग चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, या बच्चे हैं जो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, तो ये ओवर यूज अपनी वॉइस का करना, या फिर ऐसे लोग जिनको कंटिन्यूएशन बहुत लॉन्ग टाइम तक के प्रैक्टिस करना है, जैसे सिंगर लोग हैं बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं अपने वॉइस का, या टीचर्स हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं या अगर वो नहीं मान रहे हैं चिल्ला रहे हैं, अपने वॉइस का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, टीचर्स हैं और लेक्चरर्स हैं, जो ये कंडीशन इन लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और नेक्स्ट कॉज अगर अपन देख रहे हैं तो नेक्स्ट कॉज में अपन देखते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में ऑयली फूड वगैरह इंटेक करना, या बहुत ठंडे वेदर का अपोजिट वर्क करना, जैसे ठंडे मौसम है, ठंडा तासीर है, लेकिन ऐसे लोगों को कोई एलर्जी कंडीशन के कारण जैसे ही वेदर चेंज हुआ और फ्रिज का रखा हुआ खाना खा रहे हैं, या ठंडा खाना जिसका तासीर ठंडा होता है यानी बहुत अधिक मात्रा में खटाई का यूज कर रहे हैं, तो भी उनको बार बार लैरिंजाइटिस की प्रॉब्लम मिलती है, चोकिंग फीलिंग मिलती है, जो कि एलर्जी कंडीशन के कारण मिलती है। लैरिंजाइटिस के कारणों में अगर अपन एक कारण देखें तो गैस्ट्रो जो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम रहती है जिसको बोलते हैं इसोफेजियल रिफ्लेक्शन, अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी जो एसिड जो रहता है वो गले तक के आता है, और ये एसिड के बढ़ने के कारण और ये रिफ्लेक्शन के कारण ये वॉइस जो वोकल कॉर्ड्स हैं जो अपने गले की जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, अगर वो इन्फ्लेम्ड हो जा रहे हैं, सूजन आ जा रही है उसमें, तो भी लैरिंजाइटिस का एक कारण है। अब लैरिंजाइटिस के लक्षणों की बात करते हैं कि लक्षण क्या क्या मिलते हैं, तो उसमें सबसे कॉमन जो लक्षण मिलेगा अचानक से आवाज़ का बैठ जाना, आवाज़ बैठ जाना ही कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं इसमें कि आवाज़ बैठ गई हमारी, आवाज़ जोर से बोलने के बाद भी बहुत धीमी आवाज़ निकलना, या जैसे नेचुरल आपकी जो साउंड है वो ना रह के अलग साउंड करना, तो ये एक सिम्टम्स मिलता है अपने को। दूसरा, चोकिंग फीलिंग होना, गले में ऐसा लगता है कुछ फंस गया है, इस प्रकार के जो सिम्टम्स मिलते हैं। पेन मिलता है, जो कि नेक पेन मिलता है, गले में दर्द, कुछ भी खा रहे पी रहे या निगल रहा है या पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो गले में दर्द होना, खराश होना, बार बार आवाज़ को सही करने की कोशिश करना, लगातार खराश बने रहना, ये लक्षण मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन के कारण, जो ज़्यादातर होता है कि अगर लैरिंजाइटिस इन्फेक्शन के कारण होता है तो ऐसी कंडीशन में खांसी आने लगती है, बहुत तेज खांसी आती है और इरिटेशन होता है, ऐसा लगता है कि गले में खुजली हो रही है जिसके कारण हम जोर जोर से खांसे जिससे रिलीफ मिले। तो एक कारण ये भी होता है कि अगर वो इरिटेशन जो होता है जिसके कारण पेशेंट बहुत जोर जोर से खांसता है तो एक कफ की कंडीशन मिलेगी। दूसरा, इन्फेक्शियस अगर लैरिंजाइटिस है तो उसमें पेशेंट को फीवर भी मिलेगा,
फीवर टेम्परेचर वो जो रहता है 100-102 डिग्री टेम्परेचर तक के पेशेंट को फीवर रहता है। ये जो साइन सिम्टम्स मिलते हैं ये लारिंजाइटिस में मिलते हैं। अगर अब अपन बात करते हैं कि लारिंजाइटिस का प्रिवेंशन कैसे लेना, कि अगर किसी को हो गया है, चोकिंग फीलिंग हो रही है, गले में बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है, गले में दर्द हो रहा है, फीवर की कंडीशन है, सर्दी खांसी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में सर्दी खांसी भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, तो ये भी लक्षण अपन को देखने को मिलता है। तो प्रिवेंशन के तौर पे अगर अपन देख रहे हैं तो सबसे पहला प्रिवेंशन ये लेना है कि जो स्मोकर्स हैं वो स्मोकिंग बंद करें, पॉल्यूटेड एरिया में जो जा रहे हैं वो बंद करें, फ्रिज में रखे हुआ ठंडा खाना या ठंडे तासीर का अनाज, खटाई है, ये सब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि इसको बंद करना पड़ेगा जब तक कि आपको लारिंजाइटिस की कंडीशन है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बंद करो। अगर मान लो कि कोई ऐसे हैं कि अल्कोहलिज्म पेशेंट है तो वो अल्कोहल का बंद करें। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्शन के कारण है तो एसिडिटी को कंट्रोल करना सबसे बड़ा जरूरी है कि अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले एसिडिटी को ठीक करो जिसके कारण ये बार बार अपने को हो रहा है। और दूसरा, आवाज का कम से कम यूज करें। जिस कंडीशन में ये है तो कम बोलें और चिल्लाएं या गाना गा रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सब बात बंद कर दें। वैसे ही नेचुरली अगर इस कंडीशन में जब लारिंजाइटिस रहता है तो वैसे ही वो चोकिंग फीलिंग रहती है और आवाज तेज नहीं निकलती तो वो प्रैक्टिस कम हो जाती है, परंतु कुछ दिनों के लिए वॉइस को रेस्ट दें, कम बोले, कम बात करें और साथ में दिन में 3 से 4 बार तक के 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डालकर उसको घोलकर दिन में 3 से 4 बार गरारे करें। ये जो है प्रिकॉशन आप अगर कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं और साथ में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिनको अगर ले रहे हैं तो लारिंजाइटिस की प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाती है। 2 से 4 दिन के अंदर अपने को नजर आने लगता है इफेक्ट और अच्छा सही रिजल्ट मिलता है। अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो लारिंजाइटिस जो एक्यूट कंडीशन में है वो धीरे धीरे क्रॉनिक में चेंज होने लगता है और लंबे टाइम तक की ये बना है। होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो इसकी मैं टॉप 5 जो है मोस्ट जो इफेक्टिव मेडिसिन है उसके बारे में बता रही हूँ। उसमें नंबर 1 आती है बेलाडोना। बेलाडोना उस कंडीशन में यूज करना है जबकि अगर गला पूरा लाल हो और जो अगर अपन एग्जामिन कर रहे हैं, मुंह खोल के अगर गला दिखवा रहे हैं तो पूरे गले की रीजन की मेम्ब्रेन तालू से लेकर गले तक के रेडनेस हो और जो खराश हो रही है, पेशेंट को खांसी आ रही है, वो पैलेट रीजन से आती है, तालू से एक खुजली सी मस्ती है जिसके कारण ये इरिटेशन के कारण पेशेंट जोर जोर से खांसता है और सांस फूलने की डिस्निया की कंडीशन रहती है, तब उस कंडीशन में बेलाडोना दें और उसके कारण फीवर रह भी सकता है। स्टार्टिंग की कंडीशन में एक्यूट केस में अगर फीवर नहीं है तो सबसे पहले रेडनेस दिखेगा। ऐसी कंडीशन में तुरंत 1 घंटे में बेलाडोना जो 30 पोटेंसी में मेडिसिन लेना है और उसको हर 1 घंटे में 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर यूज करना है। 5 से 7 डोज तक के बेलाडोना यूज करने के बाद इस पोटेंसी को कम कर देना है, फ्रीक्वेंसी को कम कर देना है। जैसे अगर 2-2 घंटे में ले रहे हैं, 1-1 घंटे में ले रहे हैं तो फिर 2-2 घंटे में चेंज कर दें। 2 घंटे में ले रहे हैं तो उसको दिन में 4 बार कर दें। ऐसे 2 से 3 दिन लेने के बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये दिन में 4 बार करके फिर जैसे ही प्रॉब्लम ठीक होती है आपकी तो ये मेडिसिन बंद कर दें। सेकेंड नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो एकोनाइट आती है। एकोनाइट उस कंडीशन में देना है कि ये भी एक्यूट कंडीशन में यूज करना है कि तुरंत अगर पेशेंट को अगर अपन देख रहे हैं कि अचानक से गले में भी दर्द है, चोकिंग फीलिंग है, गला दर्द कर रहा है, आवाज नहीं निकल रही है मुंह से, थूक निकलने में दर्द हो रहा है, ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने से ये जो रोग है बहुत बढ़ गया है, अचानक से हुआ है और साथ में पेशेंट को फीवर भी मिल रहा है, तो हर आधे से 1 घंटे में डिसीज की सीवियरिटी के हिसाब से रिपीट करना है। 5-7 डोज देने के बाद इसको 2-2 घंटे में देना है। 2 से 3 दिन के बाद इसको 4 टाइम दे के 1 हफ्ता दे के बंद कर देना है। अगर पेशेंट को रिलीफ लगता है साथ में प्रिकॉशन पूरा लेना है। और एकोनाइट का जो पेशेंट रहता है इसमें बेचैनी के सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं, फीवर भी मिलेगा और बेचैनी भी मिलेगी, बहुत अधिक रेस्टलेसनेस रहेगा, तो एकोनाइट यूज करना है। जो इसमें थर्ड मेडिसिन आती है वो आती है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया का जो सबसे जो सिम्टम्स रहता है वो ये रहता है कि ये पूरे साइन सिम्टम्स मिलेंगे, चोकिंग फीलिंग मिलेगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज जो है बिल्कुल, आवाज जो निकल रही है वो बिल्कुल अलग साउंड करके निकलेगी, तेज आवाज निकलेगी, दबी हुई सी, और मतलब प्रेशर के साथ बोलना पड़ेगा, तब स्पॉन्जिया मेडिसिन का अपना वर्क होता है। साथ में इसमें जो फेरिंग्स के रीजन से, लैरिंग्स से इन्फेक्शन तो पूरा है, लेकिन गले के जो पिछले भाग से अगर खुजली जैसी इरिटेशन हो रहा है, उसके बाद खांसी चल रही है, तो स्पॉन्जिया मेडिसिन देना चाहिए। इसके अलावा गले में बहुत अधिक ड्राइनेस मिलेगी। स्पॉन्जिया के पेशेंट में देखेंगे कि उनको बहुत सारा गला सूखा सूखा सा महसूस हो रहा है, बात भी कर रहे हैं तो बहुत धीमे से आवाज निकल पा रही है, और वो भी जो नेचुरल जो साउंड है, जो जैसा वो पेशेंट पहले बोलते थे वैसा नहीं है,
चोकिंग फीलिंग तो रहेगी, लेकिन खांसी जब आएगी तो वो अलग साउंड करके खांसी आएगी, बहुत तेज आएगी। और इसमें जो सिम्टम्स मिलेगा ये ड्राई कफ रहेगा, कफ मतलब स्पुटम नहीं आएगा, इसमें सूखी खांसी रहेगी और बहुत जोर जोर से आवाज के साथ खांसी आएगी। उस कंडीशन में स्पॉन्जिया देना है, और स्पॉन्जिया तभी यूज करना है जब एकोनाइट और बेलोडोना का वर्क नहीं है और 6 घंटे बीत गया है, कि अगर पेशेंट को अपन 6 घंटे से एकोनाइट या बेलोडोना में जो भी मेडिसिन सेलेक्ट करे हैं, अगर उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तब स्पॉन्जिया देना चाहिए। और स्पॉन्जिया वैसे ही अपने को लेना है 200 पोटेंसी में लेना है, और उन पेशेंट को हर 2-2 घंटे में यूज करना है। 2-2 घंटे में 5 डोज यूज करने के बाद दिन में 4 बार लेना है। उसको 2 से 3 दिन के बाद ये मेडिसिन को दिन में 4 बार लेके 1 हफ्ते दे के मेडिसिन को बंद कर देना है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है हिपरसल्फ। लैरेंजाइटिस के केस में हिपरसल्फ का रूल तब आता है जबकि डिसीज थोड़ी सी 2-3 दिन पुरानी हो गई हो, फीवर, चोकिंग फीलिंग, पेन, ड्राइनेस ऑफ जो थ्रोट है, ये सब साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, खांसी भी आ रही है, लेकिन खांसी में स्पुटम प्रेजेंट है, कफ आने लग गया, गले में ऐसा लग रहा है कि पूरा टाइम की कफ फंसा हुआ है, तब हिपरसल्फ ये मेडिसिन को यूज करना है। गले में दर्द के साथ में अगर स्पुटम आ रहा है और हर समय ऐसा लगा है कि खराश सी बनी हुई है, ऐसा लग रहा है हर बार कफ आ रहा है, तब हिपरसल्फ यूज करना है। हिपरसल्फ अपने को 200 पोटेंसी में लाना है और हर 2 घंटे में पेशेंट को देना है। ऐसे 2 दिन तक के कंटिन्यूएशन करने के बाद दिन में 4 बार मेडिसिन को लॉन्ग टाइम तक यूज करके फिर मेडिसिन बंद कर देना है। ये तो 4 मेडिसिन हुई जो साइन सिम्टम्स के बेस पे अगर होम्योपैथी की दे रहे हैं, लेकिन लैरेंजाइटिस के केस में किसी भी टाइप का अगर वो इन्फेक्शन से हो रहा हो या ओवर यूज के कारण हो तो प्रिकॉशन में गार्गलिंग तो करना ही है। लेकिन इस कंडीशन में सभी पेशेंट को यूज करने वाली जो एक कॉमन मेडिसिन है वो है R45। R45 जो है रिक्वेट कंपनी की पेटेंट मेडिसिन है, जो कि ड्रॉप में बनी बनाई आती है। इस मेडिसिन को लेके आना है और उसकी 20 ड्रॉप अपने को कुनकुने आधा कप कुनकुना पानी लेना है, और ऐसा दिन में 4 बार यूज करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। जब भी आप मेडिसिन ले होम्योपैथी की, ये हर मेडिसिन के लिए जरूरी है कि आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ भी चीज ना खाएं, ना चाय कॉफी वगैरह पिए। आधा घंटा जो पहले और बाद का परहेज रखना है, ऐसा दिन में 4 बार यूज करना है और गार्गल करना है। R45 जो है ये आपके गले की चोकिंग फीलिंग दूर करेगी, अगर फीवर की कंडीशन है तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा, और पेन जो गले में हो रहा है इसमें भी रिलीफ आएगी, और साथ में जो पेशेंट बेटर फील करेगा 2 से 3 दिन तक अगर कंटिन्यू कर रहा है तो। ये इस प्रकार की 5 जो है टॉप मोस्ट मेडिसिन है जो कि एक्यूट लैरेंजाइटिस के केस में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। फिर से मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।